स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं BA सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट कोड CC 13 से मध्य वर्ग लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो हमें औपनिवेशिक भारत के मध्य वर्ग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। औपनिवेशिक भारत में मध्य वर्ग का उदय। जहां तक भारत में मध्य वर्ग के उदय का सवाल है तो स्पष्टतया हमें इसकी जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा नीति में देखने को मिलता है। जब 1835 में इस भारतीय शिक्षा अधिनियम की बैठक में लॉर्ड मैकाले ने कहा, वास्तव में हमें भारत के करोड़ों लोगों पर शासन करने के लिए एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता है जो हमारे और भारतीय लोगों के बीच मध्यस्थ और व्याख्याकर्ता की भूमिका निभा सके। वस्तुतः हमें ऐसे लोगों का वर्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो खून और रंग में भारतीय हो, लेकिन विचार, नैतिकता और बुद्धिजीविता में अंग्रेजी सभ्यता पसंद हो। इस तरह अंग्रेज़ों ने अपनी प्रशासनिक व कानूनी संस्थाओं व कार्यालय संबंधित कार्य कराने के उद्देश्य से भारतीय लोगों के लिए अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय व विश्वविद्यालय भी खोले, ताकि इन शिक्षा संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीय आसानी से प्रशासनिक संस्थानों के लिए उपलब्ध हो सके। इसलिए बीबी मिश्रा ने अपने शोध द इंडियन मिडिल क्लास देयर ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स में कहा है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था में मध्यम वर्ग के विचार और संरचना पश्चिम से आयात की गई है। वे भारत से खुद ही नहीं पनपी है, बल्कि इसे भारत के सामाजिक आर्थिक संस्थानों में बिना किसी प्रतिस्पर्धी विकास के स्थापित कर दिया गया। और वैसे भी अंग्रेज़ों का उद्देश्य यहाँ की नकल करने वाले वर्ग की स्थापना करना था, न कि नए मूल्यों और तरीकों को अपनाने वाले किसी वर्ग की रचना करना था। अतः इससे स्पष्ट होता है कि भारत में मध्य वर्ग का उदय किसी आर्थिक विकास का परिणाम नहीं था, बल्कि यह तो लोक प्रशासन और वैधानिक व्यवस्था के भीतर उभरे शून्य को भरने के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ था। इसलिए आरंभिक चरण में यहाँ मध्य वर्ग की पहली खेप प्रशिक्षित पेशेवर नौकरशाहों के रूप में विकसित हुई। ऐसा इसलिए संभव हो सका चूँकि उस समय अंग्रेज भारतीय समाजों में अपनी पैठ बनाने के लिए संरक्षणकर्ता के रूप में स्थापित हो गए थे, जिसे जाने अनजाने में मान्यता दिलाने का काम भारतीय परंपरागत बुद्धिजीवियों ने नई व्यवस्था में संरक्षण प्राप्त करने के लिए किया। दूसरा, अंग्रेज भारतीयों के बीच अपनी सभ्यता और विचारधारा को सर्वोच्च स्थापित करने में सफल हो चुके थे, जिसके आधार पर उन्हें भारतीय समाज में नई तकनीक व विचारधारा की स्थापना करने में कोई अड़चन नहीं हुई। चूँकि धीरे धीरे भारतीय समाज में इनके प्रति आकर्षण और सम्मान बढ़ने लगा था, इसलिए आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर राजा राममोहन रॉय जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति तो मैकाले के समय से ही भारतीयों के लिए परंपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति की जगह पाश्चात्य आधुनिक तर्कशील शिक्षा पद्धति की वकालत करने में सबसे आगे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने न केवल भारतीयों के लिए संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को माध्यम बनाने के लिए मैकाले का समर्थन किया, बल्कि मैकाले की मध्यवर्गीय समझ को भी आत्मसात कर लिया। राजा राममोहन राय ना तो स्वभाव से पूर्णतया अंग्रेज बन पाए और ना ही भारतीय रह पाए। इस बारे में MN श्रीनिवास कहते हैं कि नए अभिजन यानी मध्य वर्ग के लिए दो चेहरे रखना आवश्यक था। एक चेहरा स्वयं अपने समाज की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। अपने देशवासियों के सामने वे पश्चिम के प्रवक्ता थे और शासकों के सामने अपने देशवासियों के। अतः वे शासकों और गैर पश्चिमी जनता के बीच जरूरी बिचौलिए बन गए और बीच बीच में दोनों से होने वाले आघातों को नरम करने वाले तकिए का काम करते थे। अतः अन्य शब्दों में मध्य वर्ग अंग्रेजी शासन के उद्देश्य को साधने में सफल रहा। सुमित सरकार मानते हैं कि नौकरियों
एवं व्यवसायियों में आगे होने के कारण शिक्षित बंगाली अपने पड़ोसियों के बीच काफ़ी कुछ अलोकप्रिय हो चले थे। वास्तव में आरंभिक स्तर पर मध्य वर्ग के भारतीय समाज में अलोकप्रिय होने के लिए उनकी भारतीय जनसाधारण के प्रति नकारात्मक समझ जिम्मेदार थी। चूंकि सरकारी उच्च पदों वाली नौकरियों से न केवल उन्हें भारतीय समाज के मनोवैज्ञानिक बढ़त व सामाजिक यश प्रतिष्ठा मिलती थी और साथ ही उनकी आर्थिक हैसियत तो मजबूत हो जाती थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा भारतीय जनसाधारण के बीच यह मध्य वर्ग अपनी जीवन शैली के बल पर श्रेष्ठता का भाव रखने लगा था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले इस मध्य वर्ग की नई पीढ़ी नहीं चाहती थी कि उनकी गिनती किसी भी तरह जनसाधारण के बीच की जाए, और वैसे भी इस वर्ग में भारतीय सिविल सेवा व अन्य प्रशासनिक सेवा के प्रति लगाव इसी विशेषाधिकार की वजह से ही होता था। और फिर राजनीतिक निर्णय लेने व उन्हें लागू करने से जो संरक्षण भाव इन्हें ब्रिटिश सरकार से मिलता था, उस आधार पर यह वर्ग भारतीय जनसाधारण के बीच उसी संरचनात्मक व्यवस्था में शामिल होकर संरक्षणकर्ता व आका बनने की अति उत्सुक रहते थे। इससे इस पीढ़ी में भारतीय जनसाधारण से अलगाव रखने वाला भाव पूर्णतः विकसित हो गया था। इसलिए इस वर्ग को ब्रिटिश व्यवस्था में अनुकूलनता पर वंदे मातरम के जनक बंकिम चंद्र चटर्जी की टिप्पणी की ये बाबू मध्य वर्ग व सरकारी नौकरशाही बातचीत में कभी न थकने वाले होते हैं और अपनी मातृभाषा के प्रति घृणा, जबकि विदेशी भाषा बोलने वाले में विशेषज्ञ बन गए हैं। इतना ही नहीं, ये बुद्धिजीवी बन गए हैं कि अनेक बाबूगण तो अपनी मातृभाषा भी भूल गए हैं। चूँकि इनका लालन पालन व जीवन शैली का विकास पूर्णतया ब्रिटिश परिवेश में हुआ है, ये बाबूगण अपने घरों में पानी पीते हैं, जबकि दोस्तों के बीच केवल शराब ही पीते हैं। वैश्यालयों में जाना इनकी सामान्य प्रवृत्ति है और अपने अधीन श्रमिकों का अपमान व शोषण करना इनकी प्रकृति है। आज हमें मेकाले द्वारा बोए गए मध्य वर्ग के बीज एक घने पेड़ के रूप में मिलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली भी मध्य वर्गीय सोच के सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप यह संपूर्ण समाज और राजनीति पर भी छा गया है। इस प्रकार से हमने देखा भारत में अंग्रेज़ों के काल में मध्य वर्ग का उदय। तो यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।